अच्छा, तो एक आदमी है, अब ये अपनी मिड-20s में है, इसके पास कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, एक ज़माने में ये एक सल्तनत का बादशाह होता था। लेकिन आजकल इसके पास बमुश्किल कोई लोग हैं और ये एक आदमी से भाग रहा है जिसका नाम है शहबानी खान। इसी आदमी के हाथों इसने 2-3 दफ़ा शिकस्त खाई है ऑलरेडी और अब इसकी बस हो गई है। तो हालात बहुत ही बुरे हैं और इसने ये फैसला लिया है कि ठीक है, मैं अब इस खित्ते को छोड़ के, जिस खित्ते को ये जानता है सेंट्रल एशिया, इसको छोड़ के मैं अमू दरिया पार करके एक और खित्ते में चला जाऊंगा जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता और कोई उसको नहीं जानता। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो एक तरह से अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी इसकी सल्तनत इसके साथ, क्योंकि हालात हैं ही इतने बुरे, बेहतर कैसे हो सकते हैं लेकिन किस्मत किस्मत कम्स इनटू प्ले और यही आदमी आगे बहुत बहुत हैवी कमबैक स्टोरी है इस आदमी की। ये आगे जाके एक बहुत फेमस सल्तनत खड़ी करता है मुख्तलिफ खित्ते में और ये आदमी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सुना रही हूँ, पिछली कुछ वीडियोस भी बनाई इसके बारे में और बहुत बुरे हालात से गुजरे बाबर। अब हम उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ आती है बाबर की कमबैक स्टोरी। अगर आप पहली वाली स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वो मुग़ल एम्पायर के ऊपर जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप पेट्रन पे जाके हमारे चैनल के पेट्रन बन सकते हैं, पेड मेंबर बन के, और इसके अलावा आप इस यूट्यूब के भी पेड मेंबर बन सकते हैं या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ तो ज़रूर कीजिएगा, इससे भी बहुत मदद होती है। शुक्रिया। अच्छा, तो बाबर को बेसिकली अपनी सल्तनत मिलती है अपने बाप से जब वो तकरीबन 11-12 साल का होता है, बहुत छोटा होता है बाबर। और तब से लेके अब तक जब वो अपने मिड-20s में है, वो मुख्तलिफ जंगें लड़ता ही चला जा रहा है, कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन अमूमन हार जाता है। और अब आके तो हालात इतने बुरे हैं कि ना उसके पास कोई दोस्त बचा है, ना कोई एला है किसके पास जाए वो, और ना उसके पास पैसे हैं और ना ही खसूसन लोग। तकरीबन 200-300 लोग हैं उसके पास इस वक्त और ये दर बदर फिर रहे हैं रेफ्यूजीज़ की तरह। इनके पास कोई जगह नहीं है जाने, कोई ठिकाना नहीं है। और शहबानी खान इनके पीछे लगा हुआ है क्योंकि बाबर ने फिर से समरकंद लेने की कोशिश की और शहबानी खान ने उसे फिर से हरा दिया। और ये चीज़ इतनी दफ़ा हो चुकी है बाय दिस पॉइंट कि अब बाबर भी सोचता है कि बस शायद मैं शहबानी खान को नहीं हरा सकता और मुझे अब कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे अपना रुख किसी और तरफ करना चाहिए, सेंट्रल एशिया को छोड़ के। तो बाबर और उसके साथ जो काफ़िला होता है जिसके अंदर होते हैं उसकी माँ होते हैं, उसके भाई, उसके चंद दोस्त अहबाब और थोड़े से फॉलोअर्स, जो कि तकरीबन कुल मिला के 200-300 लोग थे। ये लोग ये फैसला लेते हैं कि अब हम अमू दरिया पार करेंगे और हम उस खित्ते में जा पहुंचेंगे जिसको आजकल हम अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं। और अब मज़े की बात यह है कि जैसे ही बाबर इस खित्ते में आता है, एकदम किस्मत काइंड ऑफ पलट जाती है उसकी, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं इसकी वजूहात। नंबर 1, बाबर जो है उसका जो खून है, उसकी जो लीनिएज है, बाबर के आबाओ अजदाद 2 तरफ से हाकिम रह चुके थे। यानी कि एक तरफ से उसके आबाओ अजदाद में पाए जाते हैं अमीर तैमूर जैसे लोग और दूसरी तरफ से चंगेज़ खान जैसे लोग, जो कि दोनों बहुत बड़े हाकिम थे। तो सेंट्रल एशिया में और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के कुछ खित्तों में बाबर के ही बावजदाद की हुक्मरानी रही और ये एक किस्म से अपना हक जता सकता था मुख्तलिफ तख्तों के ऊपर। तो ये चीज़ एक बाबर के फेवर में जाती थी। और ज़्यादा ज़रूरी शायद ये कि जो उस खित्ते का, उस एरिया का जो लोकल लीडर था खुसरो शाह, वो अपने लोगों में इतना पॉपुलर नहीं था, लोगों को इतना पसंद नहीं था। तो जब बाबर इस खित्ते से गुजर रहा होता है अपने चंद लोगों के साथ, तो खुसरो शाह के अंडर जो मंगोल काम कर रहे होते हैं आर्मी में, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी आर्मी छोड़ते हैं और बाबर की आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा करते 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 बाबर के जो छोटे मोटे सी ये जो एक काफिला था, आहिस्ता आहिस्ता ये एक आर्मी बन जाती है। एंड में खुसरो शाह भी आके बाबर को ही तस्लीम करता है अपना लीडर और सडनली एकदम अब बाबर के पास आर्मी भी आ गई है, लोग भी आ गए हैं और अब बाबर को नज़र आ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं ना, कोई उम्मीदें ख़त्म हो रही थी बेचारे की। और
अब वही सोचता है कि ठीक है, अगर मैंने आगे कुछ प्लान करना है तो मैं इस तरह दर बदर फिरते हुए तो नहीं कर सकता, मुझे कोई ठिकाना चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ मैं रहूँ और जहाँ से मुझे पैसे भी आएँ, जिसको मैं इस्टेब्लिश करूँ। तो उसके दिमाग में बेहतरीन जगह होती है काबुल। और काबुल जो है वो इस वक्त कोई फोर्ट्रेस शहर टाइप नहीं था, वो एक नॉर्मल सा शहर था और उसका हाकिम था मुकीम अरगून। मुकीम अरगून से पहले बाबर के मामू ही थे हुक्मरान काबुल के। तो एक तरह से बाबर का हक बनता था उस तख्त के ऊपर जो कि काबुल में थी। और मुकीम अरगून जो है वो एक बहुत पसंदीदा रूलर नहीं होता वहाँ के लोगों को वो खासा अच्छा नहीं लगता। और उसके पास भी एट दिस पॉइंट ना ही बहुत बड़ी फौज होती है, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो बाबर जब ये देखता है तो समझ आती है कि काबुल तो मैं ले सकता हूँ। तो 1504 के एंड के करीब बाबर जो है वो जाता है काबुल और वो शहर का घेराव करते हैं और वो उसको बाहर बैठ जाते हैं, एक सीज लेकर देते हैं शहर पे। अब मुकीम को ये बात समझ आ जाती है कि बाबर के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत सपोर्ट, और उसका एक तरह से हक बनता है हुक्मरानी का, तो मैं उसके आगे शायद जीत ना पाऊँ। तो बजाय इसके कि एक खूनख्वार जंग हो, वो और बाबर नेगोशिएशंस करते हैं, वो आपस में बात करते हैं और वो इस नतीजे पे आते हैं कि ठीक है, कोई जंग नहीं होगी और मुकीम जो है वो बाबर को काबुल शहर दे देगा, बस अगर बाबर मुकीम को और उसके ख़ानदान को सेफ एंड साउंड वहाँ से जाने दें। तो अगर आप बाबर के नज़रिए से देखो तो वो कहता है गुड, वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी डील है। क्योंकि अब एकदम एक बुरा हाकिम काबुल से चला गया है, कोई जंग नहीं हुई और बाबर ने जाके उसकी जगह ले ली। तो वहाँ के जो रहने वाले हैं काबुल के, उनकी नज़रों के अंदर भी बाबर वाकई में उनका असली हुक्मरान ही होगा जिसने इतने अच्छे से आके हुक्मरानी वापस ली है, किसी भी जंग के बगैर, किसी भी कत्लो गारत के बगैर। तो बाबर को तो इससे अच्छी डील को समझ ही नहीं आती। वो कहता है ले लें आप, वो कहता है आप और आपकी फैमिली जाएं और ठीक है मुझे काबुल दे दें। और इस तरह बाबर आसानी से एक्चुअली काबुल पे काबिज़ हो जाता है। अब ये वो मोमेंट है जब हर चीज़ बदल जाती है एकदम, क्योंकि अब बाबर कोई रेफ्यूजी नहीं रहा, वो कोई गरीब सा दर बदर फिरता हुआ बंदा नहीं रहा, अब वो वापस से एक बादशाह बन गया है। उसके पास एक सल्तनत है, छोटी बेशक लेकिन सल्तनत है, और यहाँ से बैठ के वो प्लान कर सकता है कि उसने आगे क्या करना है, किस तरह अपनी सल्तनत को बढ़ाना है। और काबुल जो है शहर, वो इस चीज़ के लिए परफेक्ट था क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड था, यानी कि वो पहाड़ों के बीच में था। तो उज़्बेक्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे बड़ी फ़ौज के साथ। और साथ ही साथ काबुल इंडिया के इतना करीब था कि बाबर को जो इंडिया तक जाना और वहाँ पे अटैक करना और कामयाब होना, उस चीज़ का रास्ता भी इसीलिए मिलता है क्योंकि वो काबुल को अपनी बेस बनाता है। तो अगले तकरीबन 22 ईयर्स के लिए बाबर काबुल को ही अपना घर बनाता है और वो उस पर हुक्मरानी तो करता ही है, लेकिन वो काबुल के लिए भी बहुत कुछ करता है। वो उसको प्लान करता है, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें तामीर करता है, गार्डन्स बनवाता है, और यही वो जगह है जिसको वो अपना असली घर काइंड ऑफ मानता है, क्योंकि यहाँ पे वो ख़ुद भी बड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी भी करता है। और अपनी उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, उसमें वो काबुल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तारीफ़ करते हुए बात करता है। यहाँ तक कि जब बाबर की मौत वाक़ई होती है आगे जाके, तो उस वक़्त वो इंडिया में मुख्तलिफ़ खित्ते फ़तह कर चुका होता है, वहाँ पे हाकिम होता है कुछ एरियाज़ का। लेकिन बाबर की ख्वाहिश होती है कि उसके मरने के बाद उसको दफनाया काबुल में ही जाए, और उसका मकबरा आज भी काबुल में ही पाया जाता है। अब जैसे कि हमें पता है, काबुल को बेस इस्तेमाल करते हुए आगे 1526 के करीब जाके बाबर कामयाब हो जाता है इंडिया में सर्टेन एरियाज फतह करने में, और फिर ये बुनियाद बनती है मुगलिया सल्तनत की। तो आप सोचते फिर मजबूर होते हो कि हाँ, आप लाइक तारीख से बहुत कुछ सीख सकते हो, और मे बी बाबर की कहानी से आप ये सीख सकते हो कि बहुत अच्छी बात है मेहनत करना, बार बार कोशिश करना, लेकिन कभी कभी शायद हमें एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई काम नहीं बन रहा, शायद किसी और तरफ निकलना चाहिए और उस तरफ कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हों। खैर, ये थी स्टोरी बाबर की कम बैक की। अगर आप इससे पहले की स्टोरी सुनना चाहते हैं जहाँ बाबर बेचारा सेंट्रल एशिया में मुख्तलिफ चीज़ें करता फिर रहा होता है, मारा थोड़ा फिर रहा होता है, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट मुग़ल एम्पायर वाली देख सकते हैं, उसमें आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिलेंगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए कि आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगा, चेंज अच्छा लगा, बुरा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।